हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्या क्लासेस पे मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सब का जो टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे यानी पढ़ाई करेंगे, वो है हमारा क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति का नाम से ही पता चलता है, क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल, मिति का मतलब आप मीजर मानिए या तो परिमाप। यानी वैसे आकृति के बारे में हमें जानना हो जो सबसे पहले बंद होनी चाहिए, क्योंकि हम उसके क्षेत्रफल क्योंकि हम बंद क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे बंद आकृति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर खुली आकृति, हमने आपके बारे में दो चीज का डिस्कस किया है कि एक खुली आकृति यानी ओपन शेप और एक होता है क्लोज शेप यानी बंद आकृति। अगर ये बंद आकृति है, इसका मतलब है कि इसका एरिया जो है, ये जो एरिया दिख रहा है वो क्या है, डिफिनिट है। और डिफिनिट एरिया हम मेजरमेंट आराम से कर सकते हैं, वेरिएबल एरिया का मेजरमेंट नहीं कर पाते। तो ये जो क्लोज शेप है यानी बंद आकृति है, बंद आकृति में हम क्षेत्रमिति का अध्ययन करते हैं। ओपन शेप में क्यों नहीं करते हैं? अगर हम बात करें इस आकृति की, तो यहाँ तक तो ठीक है और ये यहाँ तक ओपन है। अब इस एरिया का भाग किधर है मुझे नहीं पता, क्या पता यहाँ से ऐसे टर्न ले लिया है, यहाँ से ऐसे कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, इसलिए हम इसका भी एरिया और परिमाप का पता नहीं, यानी क्षेत्रफल और परिमाप पूरा पूरा नहीं पता है। तो जिस आकृति का एरिया निश्चित नहीं हो या डिफिनिट नहीं हो, या पेरीमीटर अगर डिफिनिट नहीं है, तो उस चीज का अध्ययन हम क्षेत्रमिति में नहीं कर पाते। तो हम क्षेत्रमिति पढ़ने के लिए मुझे क्लोज शेप होनी चाहिए। अब बात आती है क्लोज शेप होनी चाहिए, तो जो एक बढ़िया डिजाइन में जो बनता है, जो सीधे ये देखो बनने का क्लोज शेप ये भी है, ये भी एक क्लोज शेप, बट कर्व लाइन नहीं चाहिए मुझे, एक रेखाखंड चाहिए, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई जो आकृति होती है, वैसे आकृतियों का हम मेजरमेंट यहाँ पे करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बंद आकृति की बात करें तो दो साइड से बात करें, अगर दो भुजा की बात करें तो दो भुजा से बंद आकृति का निर्माण नहीं होता है। दो भुजा से बंद आकृति का निर्माण नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि कम से कम हमें भुज जो क्षेत्रमिति यानी क्षेत्रमिति का अध्ययन करने के लिए जो फिगर होनी चाहिए, जो शेप होनी चाहिए, वो कम से कम क्या है, त्रिभुज। तो हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि तीन भुजा से जो घिरे होते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो आइए हम त्रिभुज की बात करते हैं। अब इसमें लिखा गया है कि हम बंद आकृति में क्षेत्रमिति का अध्ययन किया जाता है, यानी हम बंद आकृति में हम अध्ययन कर सकते हैं क्षेत्रमिति का, खुले आकृति में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एरिया यानी क्षेत्रफल और परिमाप निश्चित नहीं होता है, जबकि बंद आकृति के खुले आकृति की तुलना में बंद आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, निश्चित होता है। और दूसरा है क्षेत्रमिति का अध्ययन कम से कम तीन भुजाओं से शुरू होते हैं। हमने बताया कि दो भुजा से बंद आकृति का निर्माण ही नहीं होता। अगर दो भुजा से बंद आकृति का निर्माण नहीं होता तो कम से कम मुझे कितने चाहिए, तीन भुजा चाहिए। इसलिए तीन भुजा का पहला फिगर बनता है ट्रायंगल, जिसे हम त्रिभुज का भी नाम देते हैं। त्रि तीन, भुज मने भुजा, यानी कम से कम मुझे तीन भुजाओं से बंद आकृति चाहिए, अर्थात त्रिभुज से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हम दो भुजाओं से अध्ययन प्रारंभ नहीं करते क्षेत्रमिति में, कहां शुरू करते हैं, त्रिभुज से। आइए हम त्रिभुज की चर्चा करते हैं कि त्रिभुज क्या है। तो हम त्रिभुज के बारे में अगर बताएं तो त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति बनती है। त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से बंद आकृति है। तो त्रिभुज की परिभाषा अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, वैसे यह बंद आकृति जो तीन भुजाओं से क्या हो, घिरी हो। वैसे ही बंद आकृति जो कितने भुजाओं से घिरी हो, तीन आकृति। अब देखिए बंद आकृति है, ये कितने भुजा से घिरा हुआ है, तीन भुजाओं से। तो वैसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होती है, हम उसका नाम क्या देते हैं, त्रिभुज देते हैं। क्या देते हैं, त्रिभुज। तो आइए हम त्रिभुज की हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले त्रिभुज कि त्रिभुज है क्या, त्रिभुज के बारे में हम समझते हैं। जो हमारा त्रिभुज है, जिसे हम ट्रायंगल भी बोलते हैं, ट्रायंगल। त्रिमने आप संस्कृत भाषा सुधारे तो त्रिमने होता है तीन, और भुज मने क्या होता है, भुजा। हमारी अधिकांश मैथ का जो नाम है वो संस्कृत भाषा पे ही है, इसलिए यहाँ पे संस्कृत का जो त्रि शब्द है उसको उठाते तो हम तीन समझते हैं, और भुज का मतलब क्या हो गया, भुजा।
ट्राई जो है उसका मतलब 3 होता है और एंगल का मतलब क्या होता है 4। अरे इतना चीज तो आया कि त्रिभुज में, त्रिभुज के नाम से हम डिफाइन कर सकते हैं दो चीजों को, कि त्रिभुज वैसे बंद आकृति है जिसमें 3 साइड होनी चाहिए, 3 भुजा होनी चाहिए और 3 कोण भी होनी चाहिए। वैसी बंद आकृति जिसमें 3 कोण निहित हो, यानी 3 कोण होना चाहिए और 3 भुजा भी होनी चाहिए, वैसी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। बंद तो होना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज किस क्या डिस्कस करता है, क्या डिफाइन करता है। तो वैसी बंद आकृति, वैसी बंद आकृति, वैसी बंद आकृति जो 3 भुजा से बनी हो। अगर वो 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति है तो उसका नाम क्या है, त्रिभुज। जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला पॉइंट को देखें तो त्रिभुज में 3 भुजा आती है, तो हम लिखते हैं 3 भुजा। दूसरा अगर हम बात करें तो 3 अंतःकोण लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा अंतःकोण, क्योंकि त्रिभुज में जो है, जैसे मान लिया 1 भुजा, ये 2 भुजा और ये 3 भुजा, 3 भुजा से जो बंद आकृति बनी हम उसको क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज बोल रहे हैं। तो ये जो कोण का निर्माण होता है जहां जहां पे, हम उसे क्या बोलते हैं, अंतःकोण। और ये सब जो कोण का निर्माण होगा वो क्या होगा, बहिष्कोण, यानी बाहर की कोण। जो बाहर की कोण है उसे हम बहिष्कोण कहते हैं, जो अंतर की कोण है जो उसे हम अंतःकोण कहते हैं। तो हमारे पास 3 अंतःकोण होते हैं जहां पे 2 भुजा आपस में मिलती है। 2 भुजा की बात करते हैं, उस 2 भुजा के भाई बिंदु को ही क्या कहते हैं, हम शीर्ष नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, शीर्ष, जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष। ऐसे ना, अब आगे की बात करें तो जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है, त्रिभुज का तीनों अंतःकोण है, वो हम कंडीशन पे लेके चलेंगे कि क्या है कंडीशन। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं और 4 नंबर में लिख सकते हैं कि त्रिभुज में 6 बहिष्कोण होते हैं। 6 क्या होते हैं, बहिष्य कोण, बहिष्य कोण। 6 बहिष्कोण का मतलब हुआ कि हर वर्टेक्स पर, यानी हर शीर्ष पर, हर शीर्ष पर, हर शीर्ष पर जो है, हर शीर्ष पर 3 कोण का निर्माण होता है। एक कोण ये रहा आंतरिक, अगर हम एक रेखा को किसी को बढ़ाए तो ये रहा कम मिनिमम। अब यहाँ पे हम ये देखें तो ये हो गया, ये दोनों का अगर मिलाएं तो एक सरल रेखा 180 डिग्री रैखिक कोण बनाती है। तो ये 180 डिग्री और ये पूरा हमेशा 180 डिग्री अगर एक भुजा को बढ़ाए तो हमें यहां से पता करना है कि एक शीर्ष पर 3 कोण का निर्माण होगा, बट एक कोण ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, यानी एक सरल रेखा का निर्माण करेगी और एक सरल रेखा का निर्माण करेगी तो वह रैखिक युग्म का पालन करेगी। और रैखिक युग्म के पालन करने से हमेशा शीर्ष पर कितना डिग्री का एक कोण कितना होगा, 180 डिग्री का। अन्य 2 कोण जो है एक भुजा को बढ़ाने पर, चाहे तो हम दोनों भुजा बढ़ा सकते हैं, बट दोनों भुजा नहीं बढ़ाना है। एक भुजा को बढ़ाने पर एक कोण जो होगा, एक कोण का मान जो होगा शीर्ष पर बहिष्कोण का मान, वो पूरा पूरा 180 डिग्री होगा। बाकी अन्य 2 कोण जो होंगे वो 80 डिग्री से 180 डिग्री से क्या होंगे, छोटा होंगे। ऐसा ना, यस। तो 2 बहिष्कोण जो होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, अधिक कोण होंगे। क्या होंगे, अधिक कोण। एक कोण तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऋजु कोण। तो यहाँ पे ऋजु कोण, अधिक कोण और न्यून कोण तीनों देखने को मिलते हैं। त्रिभुज में शीर्ष पर 3, अगर एक भुजा को बढ़ाया, किसी एक भुजा को बढ़ाया जाए तो एक शीर्ष पर 3 कोण का निर्माण करते हैं और वो तीनों कोण का नाम भी अलग अलग होता है। एक का ऋजु कोण होता है, एक का अधिक कोण होता है और एक का क्या होता है, न्यून कोण। संभवतः संभव है कि एक न्यून कोण हो। अगर एक न्यून कोण है तो एक पक्का है कि ये क्या होगा, अधिक कोण है, एक ऋजु कोण। अगर हम समकोण ले लेते हैं तो वहां पे दिक्कत हो जाती है, दोनों का दोनों क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है और एक ऋजु कोण हो जाता है, ऐसा ना। तो संभवतः अगर न्यून कोण आप ले रहे हैं, अंतः कोण को आप न्यून कोण ले रहे हैं तो कंफर्म है कि अगर ये अंतः कोण न्यून कोण है तो ये अधिक कोण और ये ऑलवेज क्या हो रहा है, ऋजु कोण। तो हमें ये बातों को ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज में एक
3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 अंतःकोण होते हैं और 6 बहिष्कोण होते हैं। अगर हम पूरी कोण की बात करें बहिष्कोण और अंतःकोण को मिलाकर, तो हमें देखा जाए तो त्रिभुज में 9 कोण की आवश्यकता हो, मतलब 9 कोण का निर्माण हो जाता है। इसमें 3 कोण अगर एक भुजा को बढ़ाएं, ओनली एक शीर्ष को एक शीर्ष पर एक भुजा को बढ़ाएं, 3 कोण तो ऑलवेज दिखता है कि क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर एक भुजा को हम बढ़ा रहे हैं तो कंफर्म है कि एक यहाँ पे 180 डिग्री का निर्माण ही करेगा। ऐसे ना, तो यहाँ पे 3 अधिक कोण, 3 न्यून कोण और 3 ऋजु कोण का निर्माण हो सकता है। कब? जब ये न्यून कोण हो तब। अनियंता कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा। तब आगे बढ़ते त्रिभुज के बारे में कुछ और चर्चा है। अब हम त्रिभुज की कंडीशन की बात करते हैं कि त्रिभुज का क्या कंडीशन होना चाहिए। तो हम लिखते हैं त्रिभुज के निर्माण होने के लिए शर्त, निर्माण होने के लिए शर्त, क्या शर्त है इसका, क्या कंडीशन है? शर्तें लिखिए। क्या कंडीशन है कि भाई त्रिभुज होगा, क्या कंडीशन है कि त्रिभुज नहीं होगा। ऐसे ना, देखते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन की बात करते हैं। तो आप सोचिए ये एक त्रिभुज है, अब ये कब कब बन सकता है? तो आप याद रखिएगा, पहला कंडीशन ये आता है कि त्रिभुज का अगर निर्माण संभव है और निर्माण होना है, याद रखिएगा, अगर त्रिभुज को बनना है तो त्रिभुज की जो अंतःकोण हमने जैसे माना, जैसे ये अंतःकोण, ये अंतःकोण और ये अंतःकोण, अगर हमका नाम है इसका एक्स है और इसका वाई और इसका जेड रखते हैं, तो ये जो तीनों कोणों, जिन तीनों अंतःकोणों जो है, अंतःकोणों का जो योग होना चाहिए वो 180 होना चाहिए, यानी 180 डिग्री होना चाहिए। तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, कोणों का योगफल या योग जो लिखिए योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, होना ही चाहिए, होना चाहिए। अगर 180 डिग्री नहीं होता है, अगर 180 डिग्री नहीं होता है तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये 50 डिग्री है और मैंने मान लिया इसे 80 डिग्री है, तो क्या बच गया? अगर यहाँ पे हम मान लेते 60 डिग्री, तो आप ऐड कीजिए 50 60 110 यानी 110, और 10 में अगर 80 जोड़ देते तो आ गया 190 डिग्री। तीनों अंतः कोणों को जोड़ने पर ओनली 180 डिग्री होना चाहिए तो त्रिभुज बनेगी। ये क्या होगा? 190 डिग्री, अर्थात त्रिभुज, ये त्रिभुज संभव नहीं है। तो त्रिभुज होने के लिए आपको तीनों कोणों का मान 180 डिग्री ही होना चाहिए, ना उससे 1 डिग्री कम होनी चाहिए, ना उससे 180 से ना ही ज्यादा होनी चाहिए। तो आप पहला कंडीशन समझोगे कि त्रिभुज का निर्माण कब संभव है। तो त्रिभुज का निर्माण तब संभव है जब तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होनी चाहिए। अगला कंडीशन की बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन का और निर्माण बहुत अच्छा होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है बहुत सारे, कि मान लीजिए ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और इसे क्या लिया जाए ताकि ये पूरा पूरा त्रिभुज का निर्माण कर ले। तो आप सोचिए, हमें पता है कि तीनों को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होनी चाहिए। तो हमने ये दोनों को ऐड किया हो, तो 6 और 5 की बात करें तो 110 डिग्री आ गया। 60 और 50 जोड़े कितना आ गया? 110 डिग्री। 110 डिग्री तो हो गया। अब 180 पुराना है तो कितना घट रहा है? 70 डिग्री। इसका मतलब एक्स जहां पे है और क्या रखाना चाहिए था? 70 डिग्री। अगर 70 डिग्री रखाएगा तो ये त्रिभुज का क्या हो जाएगा? निर्माण। तो आपको यही क्वेश्चन रहता है कि बताइए, देख त्रिभुज में 50 60 दिया गया, एक्स का मान क्या होना चाहिए। तो आप याद रखिए कि 50 को जोड़ेंगे, 60 को जोड़ेंगे, ऐसे याद रखिए दम बोल के अपनी भाषा में। 50 को जोड़ेंगे, 60 को जोड़ेंगे, और अगर हम यहाँ पे जो है उसको जोड़ेंगे तब कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। जब 50 60 जोड़े तो 110 डिग्री में क्यों जोड़े ये दोनों को? क्योंकि ये भी डिग्री में और ये भी डिग्री में। जोड़ घटाओ समान राशि में होती है, असमान राशि में नहीं होती है।
हम 50 को 60 को जोड़े तो 110 आया, क्योंकि ये भी डिग्री में था, ये भी डिग्री में था, बट एक्स डिग्री में नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, बराबर 180 डिग्री लिखे। अब इधर एक्स निकालना है आपको, तो एक्स को ऐसे झाप के रखे तो ये फालतू में 110 दिख रहा है, तो 180 पहले से था, जो पहले से वो पहले रहेगा, ये जा रहा उधर, ये प्लस में नहीं कुछ तो इधर चलाया तो माइनस, ये हो गया 70 डिग्री। तो इससे ज्यादा बेटर है कि आप ऐसे याद रखिए कि 3 भाई में 180 रुपया बांटना है, 2 भाई को ऑलवेज बांट दिया जाता है और 1 भाई को क्या किया जाता है, ब्रेक दिया जाता है। जैसे और बहुत सारी क्वेश्चन है, हम उसे देखते हैं, उसके बाद अगला कंडीशन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन आया तो उसे समझ लेते हैं। इस पे क्वेश्चन है हमारे पास कि ये 3x है, ये 4x है और ये 2x है। अब आपको कौन का मान बताना है कि बताइए कौन क्या क्या होने चाहिए। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग है, यानी 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू, यानी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। अब ये भी x है, ये भी x वाले और ये भी x वाले, यानी सभी समान राशि है। तो हम जब सभी समान राशि है तो हम सबको क्या करेंगे, ऐड है तो ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट है तो सबट्रैक्ट, यानी जोड़ है तो जोड़ करेंगे, घटाओ है तो घटाओ। तो 4 3 7 2 9 x बराबर 180 डिग्री। अब हमें ये दोनों के बीच में कुछ नहीं, चर और अचर के बीच में क्या होता है, तो मल्टीपल होता है। अब हमें x निकालना है तो x को पकड़े, पहले 180 था तो 180, इधर 9 गुणा में है, इधर गया तो ये भागा में, और 9 दूनी क्या हो जाएंगे, 18, यानी x का मान कितना आया, 20 डिग्री। हमें x का मान 20 डिग्री प्राप्त हुआ है, कौन नहीं प्राप्त हुआ है। अब कौन प्राप्त करने चलते हैं, तो x का मान कितना आया, 20 डिग्री। तो ये कौन का मान कितना है, 4 इंटू एक्स। अभी बताएं चर और अचर के बीच में क्या होता है, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या होता है, मल्टीपल का साइन होता है, नहीं गुना का साइन। तो क्या 4 का 4 हुआ, इंटू एक्स का मान कितना लाए, 20, यानी 20 चौके 80 हुआ, बीचों का क्या हुआ, 80। अगर हम इसकी बात करें तो 3 इंटू 20 लिख सकते हैं, तो 3 20 दिया 60, और इसकी बात करें तो 2 इंटू 20 लिख सकते हैं, यानी 20 दूनी 40। तो ये आपका जो मान निकला, ये 80 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 40 डिग्री, आप ऐड करके देखिए पूरा 180 होगा, क्योंकि ये 60 40 100 100 और 80 कितना हो गया, 180। ऐसे ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। एक कंडीशन कभी कभी और रहता है कि आपको 2 एक्स का मान या 2 एंगल का मान दिया रहता है और एक एक्स का मान दिया रहता है। आप वो भी एक कंडीशन देख लीजिए, उसमें भी कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि क्या समान राशि है तो हम जोड़ेंगे, समान राशि नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार कि कौन एक्स को, कौन वाई को और कौन जेड को अगर जोड़े हम तो 180 डिग्री होनी चाहिए। ये किसका, तब ये क्या बनेगा, त्रिभुज का निर्माण होगा। आपसे बोलेगा कि अगर ये 60 डिग्री है, ये मान लीजिए आपका 80 डिग्री है, कितना है, 80 डिग्री, और ये मान लीजिए आपका 4x है, क्या है, 4x। हम आपको फाइंड आउट, देखिए 2 तरीके से कहते हैं। पहला तो ये कहेगा कि आप इस कोण का मान ज्ञात करिए, तो आप इस कोण का मान डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। तो यह 60 ये है, 80 ये है, ये 4x है, 2x है, 9x है, उससे आपको लेना देना नहीं। आपको इतना पता है ना कि कुछ भी रहेगा इसका मान तो तीनों को जोड़कर 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप ऐसे नॉर्मल जोड़िए, ये 60 और ये 80, 8 8 से 14 140 डिग्री हो गया, 80 और 60 को जोड़ कितना हो गया, 140 डिग्री। 180 पुण्य में कितना घट रहा है, तो 40 डिग्री, ऑनली कितना डिग्री है, 40 डिग्री। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो कि जोड़ कर करने के ऐसे 60 को जोड़ेंगे, 80 डिग्री को जोड़ेंगे और 4x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरी तरीका ये है कि आपको बोलेगा जब इतना दिया रहेगा, 2 एंगल दे दिया रहे, तो आपको कोण नहीं पूछता, आपको यहाँ पे दे देगा फाइंड x, x का मान ज्ञात कीजिए। आपको एंगल नहीं बताना है, सिर्फ x का मान बताना है कि बस x क्या होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आप दूसरा तरीका ये है
कि हम तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, और 180 डिग्री जब होना चाहिए तो ये दोनों जोड़ के 140, तो ये बच गया कितना 40। और यहाँ पे जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, 40 डिग्री के बराबर। तो हमें यही तो चाहिए, ये गुना में 4 इधर गया तो भागा में 4, 4 दो के 40, यानी एक्स बराबर कितने डिग्री आ गए, 10 डिग्री। आप यहाँ से ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे यही मान होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हमारा आया ये और इसका दिया हुआ है, यानी आपस में दोनों एक ही घर में अगर एक ही कंडीशन का पालन कर रहा है, एक ही चीज का दोनों मान है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है, ऐसे ना ऐसे। तो अगर दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब 4x बराबर 40 डिग्री। आप कंडीशन से निकालेंगे तो भी x आएगा कितना, 10 डिग्री। तो आप 8 40 को जोड़े 140 डिग्री आया, ये 4x हुआ बराबर 180 डिग्री हुआ। इधर 4x को हम पकड़े तो इधर प्लस 40 प्लस में इधर गया तो माइनस में 4x बराबर क्या आ गया, 40। देखिए तो 4x को ही तो इस कोण का नाम दिया, ऐसे ना यस। तो 4x बराबर है, इस कोण का मान कितना आ गया, 40 डिग्री। अब यहां से x निकालेंगे तो 40 बटा क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से 4x बराबर हम 40 डिग्री लिखते हैं तो x बराबर ऑलरेडी क्या लिखना है, 40 बटा 4, 4 दो के 40, यानी x इज इक्वल टू कितना डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे ना यस। तो ये हमारा एक कंसेप्ट पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को 2 4 5 लेकर खुद से सोचकर समझकर कुछ ऐसा वैल्यू लीजिए जिसका मान अच्छा हो, जो कट जाए, क्योंकि आप एंगल का मान डेसिमल में नहीं ज्ञात कर सकते। एंगल का मान यानी कोण का मान आप दशमलव में ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए आप परफेक्ट मान लीजिए, सोच लीजिए कि मान लीजिए ये 60 है, 60 है 80 हो गया तो 140 तो हो गया, अब बचा कितना 40। तो यहाँ पे 40 से 40 कौन कौन संख्या से करती है, 4 से 5 से 10 से, तो आप यहाँ 5x ले सकते हैं, 5 y ले सकते हैं, 10 z ले सकते हैं। आप अपने मन से कुछ वैल्यूएबल लेकर पुट कर सोचिए, या क्वेश्चन अगर बुक्स में है तो आप उससे हल कीजिए। हो सकता है अगला कंडीशन ये रहे आपका कि ये दोनों दे दिया रहे और आपका ये ज्ञात नहीं कर है ना, आपको ये सिर्फ ना ज्ञात रहे, ऐसे ना ऐसे। हाँ, ऐसा जेरी चांस है कि आपको एक्स दे और एक एंगल दे और एक अज्ञात कर दे, ऐसा नहीं होगा। जब भी देगा तो दो राशि समान देगा, एक राशि नहीं देगा, एक राशि असमान देगा। दो राशि ऑलवेज समान होनी चाहिए। ये देखो ये भी समान नहीं है और ये भी समान नहीं है, दो राशि ऑलवेज यानी दो कोण का राशि हमेशा समान रहेगी, दूसरा की समान नहीं रहेगी, तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर तीनों की राशि असमान है, जैसे ये 4x हो गया, ये 60 हो गया और इसे हम y मान ले, तो हम कह सकते हैं कि बस एक समीकरण बना सकते हैं, इक्वेशन का निर्माण कर सकते हैं, जो हमारा क्या समीकरण बनेगा, 4x प्लस y प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। वहां से अमल करेंगे तो डिग्री को उधर कन्वर्ट कर देंगे, तो 4x प्लस y बराबर 100 जो भी हो 120 डिग्री आएगा। बस उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 4x प्लस y जो है, आप कहां से x और y का दोनों का मान वैल्यू करेंगे। आप एक अंदाजा लगाइएगा कि हाँ यहाँ अगर 10 रखते हैं तो y का मान ये आना चाहिए, 20 रखते हैं तो यह आए, तो ये बहुत सारे मान हो सकते हैं। आप एक नियमित एंगल नहीं ज्ञात कर सकते ऐसे कंडीशन में। हाँ, आप कंडीशन पे 10 5 रख के आप हल कर सकते हैं कि अगर 10 रखें x का मान तो y क्या आनी चाहिए, y को इतना रखे तो क्या आनी चाहिए, आप इससे हल कर सकते हैं। आगे बढ़े दूसरा कंडीशन पे। कंडीशन दूसरा हमारा क्या है त्रिभुज बनने के लिए, कि त्रिभुज और कब हो सकता है। तो बोलता है दूसरा कंडीशन कि किसी भी त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब उनकी छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, या सबसे बड़ी भुजा लिखते ज्यादा अच्छा है ना, योग सबसे बड़ी भुजा से बड़ा हो। अगर बराबर भी हो जाए तो त्रिभुज का निर्माण नहीं है, छोटा भी हो जाए तो त्रिभुज का निर्माण नहीं है। जैसे हमने एक
एंगल लिया, साइड के हिसाब से देखते हैं। तो जब साइड मैंने साइड के हिसाब से देखा तो मैंने मान लिया ये 3 मीटर का है, ये 4 मीटर का साइड है और ये 5 मीटर का साइड है। मैंने ऐसा माना कि एक साइड 3 मीटर का है, एक साइड 4 मीटर का, एक साइड 5 मीटर। क्या ये ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं? मैंने ऐसा सोचा, माना। तो मैंने जो कंडीशन लिखा है उसके अनुसार हमने देखा कि किसी भी त्रिभुज का निर्माण तब संभव है, जो पहला तो संभव ये तब है, ये भी संभव कंडीशन ही है कि किसी भी त्रिभुज का निर्माण संभव तब है जब तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होनी चाहिए। पहला कंडीशन आपको एंगल के आधार पर है। अब अगर साइड के बेसिस पे दे दे, साइड के आधार पे दे दे, आपको साइड के आधार पे पहचानना कह दे, तो एंगल के आधार पे तो आप पहचान लोगे कि तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होनी चाहिए। तो हम क्या जानेंगे कि क्या हो गया भाई, वो भुजा के आधार पे त्रिभुज, सॉरी कोण के आधार पर त्रिभुज संभव है। अगर आपको भुजा दिया हो, एंगल दिया ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे ऐसे कंडीशन में कि किसी भी त्रिभुज का निर्माण तब संभव है जब उनकी छोटी भुजाओं का योग है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लिखने में, ज्यादा अच्छा रहता जब उनकी दो छोटी भुजाओं का योग। तो दो छोटा कौन है, 3 4 5 में छोटा कौन है, 3 और 4। तो मैंने 3 और 4 को क्या किया, ऐड किया। तो क्या कहता है, दो छोटी भुजाओं का योग, तो योग क्या है, 4 3 7 मीटर। सबसे बड़ी भुजा कौन था, 5 मीटर से बड़ा होना चाहिए, तब कौस बड़ा है। योगफल जो है तीसरी भुजा से, यानी सबसे बड़ी भुजा से सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5। सबसे बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, कौन बड़ी होनी चाहिए, दो छोटी भुजाओं का योग। दो छोटी भुजा को अगर हम जोड़े तो वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तब हम क्या बोलते हैं कि ट्रायंगल संभव है। मैंने कोई ऐसा ट्रायंगल मेजर है ना लिया, एक्सेप्टेंस क्या मान लिया खुद से, ये 5 मीटर का है, ये 6 मीटर का है, और ये हमारा 11 मीटर का है। अब मैंने जो जो कंडीशन पढ़ा है कि दो छोटी भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तब त्रिभुज का क्या होगा, निर्माण होगा। तब सोचिए दो छोटी भुजा कौन है, 6 और 5 यानी 11। बड़ा है नहीं, बराबर है दोनों आपस में, क्या त्रिभुज बनेगा, लिख देंगे नॉट मेड ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। नॉट मेड ट्रायंगल, त्रिभुज बन नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप जब इसे इंस्ट्रूमेंट से जब इसका ट्रायंगल का निर्माण करेंगे कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, तब देखिएगा कि ये जो 5 मीटर और 6 मीटर जिस बेसिस के आधार पर हम लेते हैं, तो 5 मीटर और 6 मीटर और 11 मीटर अगर बताओ, तो वैसे कंडीशन में आप ट्रायंगल नहीं बना पाइएगा। ये जो भुजाएं हैं, आप एक जब 5 मीटर मापिएगा और एक 6 मीटर मापिएगा, 6 मीटर को आधार मानकर इससे 5 मीटर ऐसे कट कीजिएगा, और ये जब 11 मीटर का कट कीजिएगा तो ये यहाँ कट करेगा और ये यहाँ कट करेगा। तो यहाँ से यहाँ मिलाने में थोड़ा है ना, एक यहाँ कट कर रहा है ऐसे और एक कट कर रहा है ऐसे, क्योंकि 11 मीटर है, तो ये मैच नहीं करता, इसलिए हम बोलते हैं कि त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। यहाँ मैच किया तो यहाँ मैच किया तो 11 मीटर अब थोड़ी ना है, कुछ कम है, ऐसे ना 10 रहेगा तो बन जाएगा। अब यहाँ कुछ कम है, इसका मतलब 10 रहेगा तो भी बन जाएगा, क्योंकि 11 आ रहा है जोड़कर, इससे तो बड़ा हो गया 11। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि छोटा भी संभव नहीं हो सकता, बराबर भी संभव नहीं हो सकता, सिर्फ बड़ा चाहिए। यानी किसी भी त्रिभुज का निर्माण होने के लिए दो कंडीशन का पालन करना अति आवश्यक है। पहला, अगर आपको कोण के आधार पे पूछ रहा है तो तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको भुजा के आधार पे पूछ रहा है तो तीनों भुजाओं में दो छोटी छोटी भुजाओं का योग, जो सबसे बड़ी तीसरी भुजा है उससे ऑलवेज बड़ी होनी चाहिए, हमेशा बड़ा होनी चाहिए, तभी क्या बनेगा, त्रिभुज। अगर बड़ा भी नहीं है, बड़ा है तो त्रिभुज बन रहा है, छोटा हो गया तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा, और बराबर भी हो गया तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। जिस तरीका से एंगल में है कि 180 डिग्री से बड़ा हो जाए तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा, और 180 डिग्री से छोटा हो जाए तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तब दोनों कंडीशन को ध्यान में रखिए। अब आगे जो हमारा टॉपिक है कि त्रिभुज का जो मेंसुरेशन हम पढ़ना है, जो क्षेत्रमिति वास्तविक में पढ़ना है।
अब उसके बारे में हम जानते हैं। ये पहले त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी था कि त्रिभुज है क्या, क्योंकि आप त्रिभुज बिना जाने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में कैसे निकालिएगा, उसका परिमाप कैसे निकालिएगा। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल नाम ही है क्षेत्र, कितना क्षेत्र आपका कवर है, तो त्रिभुज बताता है। हाँ, त्रिभुज का एक अलग चैप्टर होता है, अलग टॉपिक होता है, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे कि त्रिभुज किस आधार पे बांटा गया है, कितने प्रकार के होती हैं, उनके आधार पर उनकी परिभाषाएं वो अलग हो जाएगी। क्षेत्रमिति में नहीं, ये भी क्षेत्रमिति में ये डिफाइंड भी नहीं आता है, ये भी ज्योमेट्री में ही आता है आपको, बट ज्योमेट्री का थोड़ा सा पार्ट इसलिए समझाएगा ताकि आपको बारे में ट्रायंगल के बारे में तो पता हो। ट्रायंगल के बारे में इससे मान ले आपको कोई कह दे कि क्या इसका संभव है, तो आप सबसे पहले चेक कर लो कि क्या ये ट्रायंगल संभव है। कोई जबरदस्ती कहते क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप ट्रायंगल संभव ही नहीं, आप क्षेत्रफल ज्ञात कर पाओगे, नहीं ज्ञात कर पाओगे। तो पहले ट्रायंगल तो बन जाए, ट्रायंगल ही सही नहीं है तो क्षेत्रफल कहां से हम बनाते, नक्शा ही नहीं सही है तो हम एरिया कैसे ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले बहुत मेजरमेंट बहुत जरूरी है। आपने ये इसका आप फॉर्मूला से चलेंगे तो फॉर्मूला पर तो कुछ भी रगड़ के ले आएंगे, भले कुछ भी आ जाए आपका, बट जब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है तो हम क्षेत्रफल उसका कैसे संभव कर सकते, ऐसे ना। इसलिए आपको एक कंडीशन समझाएगा, तो आपको इस कंडीशन पे पेरीमीटर यानी परिमाप और क्षेत्रफल डिपेंड करेगा कि कब वहां पे भुजा के आधार पे ही क्या निकालोगे, क्षेत्रफल और परिमाप। तो आते हैं हम बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। कुछ हार्ड नहीं है, कुछ खास हार्ड नहीं है, तो ध्यान से समझिए। अगर हम बात करते हैं त्रिभुज की या त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको पता है कि त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इसका डिफाइन क्या है, तो तीन भुजाओं से घिरे हुए, इससे इतना कि ये मान लो ये पूरा एरिया है, ये पूरा क्या हुआ है, एरिया, ये बोर्ड क्या है, पूरा एरिया है। इस एरिया में मैंने इतना क्षेत्र ही कवर किया है, इतना क्षेत्र को ही घेरा है, तो इतना क्षेत्र से कौन सा डिजाइन बन रहा है, त्रिभुज। तो ये किसका क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को यानी घेरे हुए क्षेत्र को, जितना एरिया को तीन भुजा घेर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तीन भुजा के द्वारा जितना एरिया को कवर कर सकते हैं। मान लो मैंने बड़ा ट्रायंगल बनाया तो ये बड़ा एरिया को कवर करेगा, जब ये बड़ा एरिया को कवर करेगा तो ये एबीसी इसका अगर नाम है तो ये एबीसी का क्षेत्रफल है, इसका पी क्यू आर है तो ये पी क्यू का आर का क्षेत्रफल। अलग बात है कि दोनों ट्रायंगल है, एक बड़े ट्रायंगल है एक छोटे ट्रायंगल। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिभाषा कोई पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं, तो हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि तीन भुजा के द्वारा जितना एरिया को हम कवर कर सकते हैं, तीन भुजाओं के द्वारा जितना एरिया यानी क्षेत्र का कवर कर सकते हैं, वो क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे ना ऐसे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले त्रिभुज का परिमाप समझते हैं। अब आया हमारी लाइफ में त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप हो या वर्ग का हो, आयत का हो, किसी भी चीज का परिमाप हो, या घन का हो, घनाभ का हो, यानी किसी भी चीज का हो, त्रिज्यखंड, कुछ भी। तो परिमाप का मतलब, परि के मतलब हम सब एक नॉर्मल भाषा में समझ के रखते हैं, ऊपरी ऊपरी का माप, ऊपरी ऊपरी। अगर हम किसी चीज को ऊपरी ऊपरी मेजरमेंट करते हैं, सिर्फ माप लेते हैं, या दूसरी भाषा हम कह सकते हैं चारों तरफ की माप, चारों तरफ की माप या ऊपरी ऊपरी मापने की जो बात हम करते हैं परिमाप कहलाता है, पेरीमीटर। किसी भी डिजाइन को, जैसे हमने, या दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं परिमाप का अर्थ और क्या हो सकता है, तो जिस बिंदु से चलना हम शुरू किए, जिस बिंदु से चलना हम क्या किए, शुरू किए, और एक सही डायरेक्शन में सभी बिंदुओं से होते हुए उसी बिंदु पर आ गए, तो उस पूरी लंबाई को भी हम परिमाप कहते हैं।
जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किए हैं, मान लीजिए पी से चलना प्रारंभ किए और एक सही डायरेक्शन में आप या तो इधर से चलना शुरू कीजिए तो आप इधर से चलेगा तो ऐसे होते हुए हर एक बिंदु को टच करते हुए ऐसे आते हुए यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो आपने जितना ये दूरी को तय किया वो भी क्या कहलाता है, परिमाप। और किसी का सवाल ये है कि हमने यहाँ से चलना ऐसे शुरू किया तो ये भी सही है, बट आप हर एक बिंदु को टच करते चलिएगा एक सही ऑर्डर में, है ना, साइड के अनुसार। आप ये नहीं कि मैंने यहाँ से निकला, कोई नहीं, यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे, इसको मैंने टच कर दिया, फिर मैं वापस आके इसको टच कर दिया, फिर मैं वापस फिर जाऊंगा, फिर यहाँ से चलाऊंगा, मैं टच तो कर ही दिया तीनों को। नहीं, एक ऑर्डर में कि आप साइड साइड के ही सहारे चल सकते हैं। इधर से आए तो इस साइड के सहारे चले तो अब इस साइड पे जाना है, आपको वापस नहीं आना है, फिर इस साइड पे जाना है। तो आप जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किए हैं, एक क्रम में एक ऑर्डर में सभी शीर्ष को आप टच करते हुए, अगर अन्य दो शीर्ष को टच करते हुए एक क्रम में बढ़ते हैं, आप फिर से पुनः उसी शीर्ष माने उसी बिंदु पर पहुंचते हैं, तो आपके द्वारा जो तय की गई दूरी पूरी कुल, है ना, जितनी भी तय ने आपने दूरी तय किया वही क्या कहलाता है, त्रिभुज का या किसी भी आकृति का परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति का परिमाप कहलाता है। परिमाप का मतलब यही है। क्षेत्रफल का भी मतलब वही है कि जो वो आकृति जितने भुजाओं से बनी हुई है, या वर्ग है, आयत है, तो वो चार भुजाओं से, तो चार भुजाओं के द्वारा जितना एरिया को वो कवर कर सकता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। पंचभुज की बात करें तो वो पांच भुजाओं के द्वारा वो जितना एरिया का कवर कर सकता है वो क्या कहलाएगा, पंचभुज कहलाएगा। ऐसा ना, तो ये पंचभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा, कोई चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। चतुर्भुज में वर्ग आयत आते हैं, समांतर चतुर्भुज आ जाते हैं। इस तरीके से किसी भी चीज का क्षेत्रफल का डिफाइन करने के लिए तो पता होनी चाहिए कि वो कितनी भुजाओं से बना हुआ है। जितनी भुजाओं से बना हुआ है वो सभी भुजाओं के द्वारा जितना क्षेत्र को वो कवर कर सकता है उससे उस आकृति का क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल। परिमाप, जिस बिंदु से चलना शुरू करें, अगर एक सही ऑर्डर में सभी शीर्ष बिंदुओं को स्पर्श करते हुए, यानी बाकी शेष अन्य बिंदुओं को स्पर्श करते हुए एक सही ऑर्डर में पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाए जहां से वो चलना प्रारंभ किया था, तो उस आदमी के द्वारा पूरी तय की गई दूरी उस आकृति का क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ऐसा ना, तो क्या ट्रायंगल में अगर हम मान लें कि ए से लेकर बी तक की 5 मीटर थी, अब 5 मीटर, बी से लेकर सी तक की 6 मीटर थी और यहां से लेकर यहां तक की 8 मीटर थी, तो क्या किसी आदमी के द्वारा ए से चलना शुरू किया, बी पे आया तो बी पर कितना चला, 5 मीटर चला। बी से कहा गया सी पे कितना चला, 6 मीटर चला। फिर 6 से कहा गया ए पे, पुनः यहीं पे आना है, कितना चला, 8 मीटर चला। यानी टोटल मिला के कितना हो गया, 8 6 14, 14 5 19 मीटर उसकी कुल दूरी हुई एक चक्कर में। दूसरी भाषा ये भी है कि यहां से चलना, जहां से शुरू किया वहां पहुंच जाना, सही ऑर्डर में लेते हुए सभी दिशाओं को घूमते हुए उसी बिंदु पर पहुंच जाना एक चक्कर भी कहलाता है। अब मान लीजिए आपका ये राउंड है, आप यहाँ शुरू किया, फिर यहाँ चलते 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 एक क्रम में यहाँ आ गए, एक राउंड हुआ, फिर चले, फिर आ गया, दूसरा राउंड हो गया, तीसरा राउंड हो गया। उसी तरीके से इसमें भी होता है, जहां से आप चलना शुरू किए एक सही ऑर्डर में चल रहे हैं तो आपका एक चक्कर हो गया, दोबारा चलेंगे तो आपको 2 चक्कर हो गया, ऐसे ना। ये आपका पेरीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरीमीटर यानी परिमाप। तो ये आपका जो 19 मीटर हुआ आपका, वो क्या हुआ, त्रिभुज का परिमाप। तो हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि किसी आकृति का अगर हम एक चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर चारों तरफ किनारे की तरफ, उसके, है ना, उसके किनारे किनारे अगर हम एक चक्कर लगाते हैं तो उस आकृति का हम क्या उसे समझते हैं, परिमाप। एक चक्कर का मतलब हुआ है उसका परिमाप। तो अगर वो कोई बोले कि आप कोई त्रिभुजाकार पार्क है, उसके आप 5 चक्कर लगाते हैं और अगर उसकी बीमारी 5 मीटर 6 मीटर और 8 मीटर है, तो बताए आपने कुल कितनी दूरी तय की। तो आपको पहले ये निकालना है कि अगर हम एक चक्कर घूमेंगे, एक चक्कर, तो कितना दूरी तय करेंगे। ये हुआ आपका 5 मीटर, ये हुआ आपका 6 मीटर, ये हुआ 8 मीटर। आपने जब एक चक्कर घुमा तो कितना घुमा, 19 मीटर यानी 19 मीटर। तो आप इसी तरीका सोचिए कि 19 मीटर एक चक्कर में घूम रहे, तो दूसरा में फिर से 19 घूमेंगे, ऐसे सोच सकते हैं, फिर से 19 घूमेंगे, तीसरा बार में फिर से 19 घूमेंगे। हर बार आप कितना घूमेंगे, 19। इस तरीके से आप कितना बार घूम रहे हैं, 5 बार। तो अब सेम चीज जब जोड़ में रहता है तो इनसे क्या बदल जाता है, मल्टीपल। 19 5 95 मीटर की आप क्या करेंगे, दूरी तय करेंगे। यानी आपको 5 चक्कर में 95 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी।
तो अगर हम त्रिभुज के फॉर्मूला का अगर सोचे कि क्या बनना चाहिए, तो मान लीजिए कि त्रिभुज का परिमाप का अगर हम देखते हैं तो त्रिभुज का परिमाप क्या होना चाहिए। तो परिमाप में क्या होना चाहिए, सभी जिधर जिधर वो चला, यानी यही तो जिधर वो रास्ता, जिस रास्ता पे वो चल रहा है आदमी, वो इसका क्या है, भुजा है। तो हम कह सकते हैं इस भुजा को भी जोड़िए, इस भुजा को भी जोड़िए और इस भुजा को भी जोड़िए, तो परिमाप बराबर हो सकता है तीनों भुजाओं का योग। तीन भुजा है तो तीन भुजा, चार भुजा है तो चार भुजा, तीनों भुजाओं का योग, यही क्या कहलाता है, हम सबका त्रिभुज का परिमाप। अगर भुजा की जगह यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो यहाँ से ए से लेके बी तक की दूरी ए मीटर, बी से लेके सी तक की बी मीटर और सी से लेके ए तक की क्या मीटर है, सी मीटर। तो अगर हम ए और बी को जोड़ेंगे और सी को जोड़ेंगे, ए क्या हो जाएगा, एरिया, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप आपको समझ में आया, आशा है कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे एक टर्म आता है एरिया डिफाइन करने के लिए, सेमी पेरीमीटर। एरिया के बारे में हम कल डिफाइन करेंगे, ये एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाने वाला है, और बहुत लंबा हो जाने पर आपका भी मन नहीं लगेगा, लगातार आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अगला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में जो है हमारा आने वाला है, वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में आपको बता दिया गया है कि क्या है, बस उसका फॉर्मूला देना है और क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपको ज्यादा जरूरी है कि आपके क्वेश्चन बने। तो हम क्वेश्चन फिर करेंगे। ये त्रिभुज का परिमाप, आप जाइए और त्रिभुज का परिमाप सोचिए कि एक फेरा में अगर इतना दूरी तय करते हैं तो 10 फेरा में क्या होगा, क्या 10 फेरा में दिया हुआ है, तो आप उल्टा सोच के देखिए। तो हम सब ट्रायंगल का क्वेश्चन जब आएगा या किसी भी चीज का जो क्वेश्चन आएगा, तो हम खुद से उसे उल्टा सीधा क्वेश्चन कर करके समझेंगे। तो आप थोड़ी शिद्दत से मेहनत कीजिए, लगे रहिए, है ना। कौन कहता है कि मुकाम बहुत दूर होती है, कि कौन कहता है जी कि मुकाम बहुत दूर होती है। सच ये है कि शिद्दत से लोग मेहनत नहीं करते, इसलिए ऐसा लगता है कि मुकाम बहुत दूर है। ये कोई कहावत नहीं है, आप ये सोच के देख लीजिए खुद से कि क्या आप अगर शिद्दत से कोई सी काम को करते तो वो क्या नहीं होती है, होती है। तो आप शिद्दत से मेहनत करते जाइए, सफलता आपके पास होगी। आप 6 क्लास से अगर मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी बहुत 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 100% में 99% श्योरिटी है कि आप हर विषय को अगर देखते हुए चल रहे हैं, तो आप इंटर के बाद जैसे ही आपका एज होगा एक जॉब के लिए, तो आप जब 6 से मेहनत करते हुए हर सब्जेक्ट के बारे में चल रहे हैं, तो आपका जो इंटर के बाद जितने भी जॉब हो उनके लिए आप क्वालिफाई बहुत कम समय में हो सकते हैं। तो 6 से नहीं गंवाना चाहिए टाइम आपको, है ना। हर मौका मिलता है, 6 से लेके 11 तक का जितना एंजॉय है 6 से 11 तक की साथ में एंजॉय भी कीजिए और अध्ययन भी कीजिए। मैं आपका प्यारा भाई अश्विनी कुमार आपके हमेशा साथ रहूंगा। धन्यवाद।